नमस्कार मित्रों, कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, सभी पढ़ें सभी बढ़ें उद्बोधन के साथ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की इस मजेदार सीरीज में हम चर्चाओं का दौर स्टार्ट किए हैं और एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर कंफ्यूज कर जाने वाले प्रश्नों पर ये महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं। एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, ऑल वनडे एंड सिविल प्री एंड मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वार्तालाप का यह क्रम जारी रहेगा। मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूँ संसद के संविधान संशोधन का 12वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। 12वें संविधान संशोधन 1962 में प्रथम अनुसूची में संविधान के 12वें संविधान संशोधन में 1962 प्रथम अनुसूची में संशोधन करके देखिए संसद के संविधान संशोधन की शक्तियां और हमारे भारतीय संविधान के संविधान संशोधन जो स्थापित किए गए उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता थी कि जिस तरह से वंचित और विशेष क्षेत्रों में जो अधिकार न मिल पा रहे हैं, जिनकी की बदलते हुए सामाजिक परिवेश के हिसाब से जरूरत हो, इसलिए संविधान में संशोधन करना नितांत आवश्यक था। तो इसमें क्या किया कि गोवा को 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा दमन एवं दीव को गोवा को दमन एवं दीव को भारत में यूटी का दर्जा दिया गया। भारत में संघ शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ, यूटी यूनियन टेरिटरी का। संविधान के 12वें संविधान संशोधन 1962 के अनुसार इसमें प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा को, दमन और दीव को भारत में संघ शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया और संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। अगला है 13वां संविधान। अगला है 13वां संविधान संशोधन 1962। देखिए 12वें संविधान संशोधन में प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के एक शासित प्रदेश की तरह से शामिल किया गया और हमारे भारतीय संविधान के 13वें संविधान संशोधन 1962 में 371A आर्टिकल 371A जोड़ा गया और 371A जोड़ा और नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान, नागालैंड के संबंध में विशेष प्राविधान करके इसे एक राज्य का दर्जा, नागालैंड को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के 13वें संविधान संशोधन 1962 के अनुसार आर्टिकल 371A जोड़ा गया और नागालैंड के संबंध में विशेष प्राविधान करके नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये संशोधन है। स्टेट कर दे रहा हूं इसीलिए 13वां संविधान संशोधन से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नागालैंड के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद है 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन 1963। कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल इसी प्रकार के शैक्षणिक गतिविधि और शैक्षणिक
कल्याणकारी लेक्चर चला रहा है कि जो भी विद्यार्थी किसी अभाव में शिक्षा न प्राप्त कर पा रहे हों, वो ऑफलाइन मोड में न पढ़ पा रहे हों, उन्हें आदत हो मोबाइल से पढ़ने की, यूट्यूब से पढ़ने की, तो उन्हें बहुत ही उत्कृष्ट लेवल के लेक्चर्स कॉम्टेरिया कोशिश करता है लेकर इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म। आप सभी कॉम्टेरिया फैमिली को कॉम्टेरिया चैनल की तरफ से एक महत्वपूर्ण मोटिवेशनल ब्लॉग्स भी प्रदान किए जाते हैं, जो कि आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस का और एक महत्वपूर्ण सफलता के प्रति द्योतक की तरह, जो मैं मोटिवेशनल ब्लॉग्स भी बीच बीच में डालता रहता हूँ कि आपके अंदर एक एनर्जी बूस्टर आए कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ। इस तरह के भी ब्लॉग्स में बनाता रहता हूँ बीच बीच में शॉर्ट्स चैनल के माध्यम से, कि आप लोग के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। 14वां संविधान संशोधन 1963 कहता है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, यूनियन टेरिटरी के रूप में पुडुचेरी को, यूनियन टेरिटरी के रूप में पुडुचेरी को संविधान के प्रथम अनुसूची, संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया किसको? पुडुचेरी को। संघ शासित प्रदेशों की के रूप में भारत के संविधान में पुडुचेरी को संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। प्रथम अनुसूची में इस विषय को शामिल किया गया कि पुडुचेरी एक संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश होगा। और अनुच्छेद 239 का इसमें आता है आर्टिकल 239 का, आर्टिकल 239 का को जोड़ा गया कि संघ शासित प्रदेशों में आर्टिकल 239 ए जोड़ के बताया गया कि संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्री परिषद, विधानमंडल व मंत्री परिषद, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आर्टिकल 239 ए एक्सप्लेन्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मिनिस्ट्रीज इन यूटीज बनाने का अधिकार संसद को दे दिया गया। संसद को मिला आर्टिकल 239 का के तहत संविधान के 14वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जो है संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया और इसे एक राज्य का और इसे यूटीज का दर्जा दिया गया। और जितनी भी यूटीज हैं इंडिया में संघ शासित प्रदेश हैं उसमें विधानमंडल और मंत्री परिषद बनाने का अधिकार संसद को दिया गया आर्टिकल 239 ए के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, डबल स्टेरिक में इसको दे रहा हूं। 14वां संविधान संशोधन 1963 संसद के संविधान संशोधन की शक्तियां और संसद के संविधान संशोधन जितने हुए हैं संसद द्वारा, ये 14वां संविधान संशोधन 1963 कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। प्रथम अनुसूची के तहत बताया गया कि पुडुचेरी होगा केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश और सभी संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्री परिषद बनाने का अधिकार हमारी पार्लियामेंट को दिया गया। पार्लियामेंट है पावर्स to create legislative council and ministries in union territories, states through Indian constitutional article 239A। कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल नित्य नियमित छात्रों के हित में एक शिक्षा और उन्नति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। मुफ्त शिक्षा आपके द्वार
क्या आपने गया इसी उद्बोधन के साथ चलता हुआ नित्य नियमित कॉम्टेरिया कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी छात्रों के साथ खड़ा है। सूचनाएं से निकल के आ रही है, छात्र फिर से रणनीति बना रहे हैं। बिहार एसएससी सीजीएल 3rd को कैंसिल कराने के लिए एक जोरदार आंदोलन पटना में फिर से होने वाला है, जिसका बिगुल बज चुका है। बहुत ही जल्द पटना में बिहार स्नातक स्तरीय तृतीय परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ छात्र फिर से लामबंद होंगे और ये जायज मांग है। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल भी इस मांग का पूर्णतः समर्थन करता है। पेपर्स तो कैंसिल होने ही चाहिए, सारे शिफ्ट के पेपर भी एसएससी के कैंसिल होने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक सकारात्मक अवसर यह प्राप्त हो। 15वां संविधान संशोधन 1963, 15वां संविधान संशोधन 1963। The 15th Amendment in Indian Constitution 1963 says that न्यायाधीश मित्तर के मामले में न्यायाधीश मित्तर ऑनरेबल जस्टिस मित्तर उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए पारित किया गया भारत का संविधान संशोधन 15वां 1963। इसके द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु, हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स से बढ़ाकर 62 ईयर्स की गई। और एक नया अनुच्छेद 224 का थ्रू आर्टिकल 224A। According to the Indian Constitutional Amendment, Article 224A says that the Honorable Justice Mittal Committee have decided all the high courts of India, the judges' retirement age of the high courts have the 2-year extension in the retirement age. That's why it is earlier it will be 60 years, but now it will be 62 years. Through Indian Constitutional Amendment have create a new article, through a new article, Article 224A. Article 224A 224 का कहता है कि हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज कर दी गई 60 वर्ष से 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के पास प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए और जो भी रिटायर हो जाते थे इनको फिर से हाई कोर्ट्स में नियुक्ति भी मिल जाती, इसका भी प्रावधान किया गया दोबारा से। और अनुच्छेद 226 और आर्टिकल 226 में एक क्लॉज जोड़ा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 हैव increased by the new sub article 1A, increased by sub article 1A एक उपखंड 1 का जोड़कर बताया गया। इसके अधीन उच्च न्यायालय किसी सरकार को, हाई कोर्ट्स हैव, कि कोई उच्च न्यायालय किसी सरकार को प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध, प्राधिकारी या व्यक्ति, ऑफिसर इंचार्ज और पर्सन या व्यक्ति को के विरुद्ध निर्देश या रिट जारी कर सकता है। हैव पावर्स टू पब्लिश अ रिट, उसको रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट को किससे मिली? आर्टिकल 226
1A, और भले ऐसे व्यक्ति उसके क्षेत्राधिकार में न हो, जबकि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में, ज्यूरिडिक्शन में भले वो व्यक्ति ना आता हो। Have not belonged to this court। अगर उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में भी वो आदमी नहीं आ रहा है तो उसके खिलाफ भी आप एक रिट जारी करने की ऑनरेबल हाई कोर्ट को पावर्स दे दी गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 226 हैव इंक्रीज्ड बाय अ सब क्लॉज 1A। उपखंड 1 का निर्धारित करता है कि हाई कोर्ट का कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है, ये किसी भी जुरिडिक्शन में इस प्रकार से किसी भी नियोक्ता को, किसी सरकार को, प्राधिकारी को या व्यक्ति को विरुद्ध निर्देश या रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है भारत के किसी भी हाई कोर्ट को, अपने न्याय क्षेत्राधिकार के बाहर है। इस प्रकार के केसेस आते रहते हैं जिसमें आप देखते होंगे कि मद्रास हाई कोर्ट ने जारी कर दिया रिट उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी एजेंसी के खिलाफ। तो इसी नियम के तहत आर्टिकल 226(1) के तहत ही यह पावर्स मिलती है उच्च न्यायालय को कि वो किसी भी सरकार, प्राधिकारी के खिलाफ रिट या निर्देश जारी कर सके। हिंदी वाले निर्देश, इंग्लिश में जो समझ रहा है वो रिट समझ। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर हमारा 15वां संविधान संशोधन तक चला। इसी प्रकार से आप नियमित प्रैक्टिस करते रहें और इसी तरह से आप अभ्यास करते रहें इन्हीं महत्वपूर्ण उद्बोधन के साथ, और आप निरंतर अभ्यास करते रहें। स्टडी हार्डर देन हार्डर। You will achieve your goal। खूब अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ किए जा रहे हैं उसको आत्मसात करें। यू ऑब्जर्व द ऑल नॉलेज फ्रॉम द कॉम्पिटेरिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड अचीव योर गोल। बने जमे रहें। वीडियो अगर अच्छा लगता हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने जरूरतमंद दोस्तों तक बताएं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें और कॉम्पिटेरिया चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगले एक महत्वपूर्ण लेक्चर और अगले एक महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ कॉम्पिटेरिया फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करते रहें।